नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के यूनिफॉर्म को लेकर जो आया है बड़ा फैसला। उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे डिटेल से, क्यों आया है और किस प्रकार से भारतीय सेना का यूनिफॉर्म होता है, यानी कि उनके ड्रेस जो होते हैं, उनके बैचेज जो होते हैं, उनकी कैप जो होती है, उन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे तो जो सामान्य होता है इनका ड्रेस कोड, वो आपके अधिकारियों का जो होता है वो अलग अलग होता है। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर उसके बाद जनरल और फील्ड मार्शल, इन सब के बैचेज बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हालांकि जो होता है कार्यक्रम, यानी कि जो इनकी वर्दी होती है या इनके पोस्ट चेंज होते हैं, इनका काम होता है कि ये सभी लोगों को एक साथ लेकर चलें। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप जानते हैं कि एक टॉपिक आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक ही क्लास में बिठाकर पढ़ाया जाए। तो उसी प्रकार की व्यवस्था अब भारतीय सेना में भी किया जा रहा है कि अलग अलग रेजिमेंट के जो जवान हैं, उनको भी जो एक ब्रिगेडियर होंगे या बड़े रैंक के अधिकारी होंगे, वो एक समान दृष्टि से उन पर नज़र गड़ाएं, एक समान दृष्टि से उनको सीख दें, एक तरह से देशभक्ति का जज्बा उनमें जागृत करें। तो मामला क्या है, आइए उस पर पूरा दृष्टि डालेंगे। अगर हम अन्य सेनाओं की परंपरा की बात करेंगे, फिर उसके बाद अपने भारतीय सेनाओं की परंपरा की बात करेंगे। अगर हम ब्रिटिश सेना में कर्नल और उसके ऊपर के रैंक की बात करेंगे तो वहाँ पे सब में समान चीज़ें प्राप्त होती हैं। अधिकारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी, स्टाफ वर्दी, ये सब बराबर होती हैं, एक तरह की होती हैं। मतलब कर्नल और उससे ऊपर के जो रैंक होते हैं, उनके वर्दी और कैप में कोई डिफरेंस नहीं होता, या उनका लोगो जो होता है। रेजिमेंटल आइटम को स्टाफ की वर्दी के साथ पहनने की अनुमति नहीं होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाएं जो होती हैं, ब्रिटिश सेना के समान पैटर्न का पालन करती हैं, यानी कि जो ब्रिटिश सेना है उसी के पैटर्न को फॉलो करती हैं। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में भी ब्रिटिश के द्वारा ही लगाए गए नियम कानूनों को पदवार फॉलो किया जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें बदलाव किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से परे सभी रेजिमेंटल वर्दी आइटम को छोड़ दिया जाता है। ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी समान पैटर्न की वर्दी पहनते हैं। ये अन्य देश की सेनाओं के बारे में हो गया। और अगर हम बात करेंगे तो ये पहली बार हो रहा है या कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने देश में जानने की कोशिश करेंगे कि बदलाव क्या होने वाले हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों पर बात करेंगे। अगर बदलाव की बात करेंगे तो ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और साथ में जनरल के रैंक के सभी अधिकारियों के जो ड्रेस कोड होंगे, उनको समान करने की बात की जाएगी। आप देखेंगे बड़े बड़े अधिकारियों के कपड़ों में, उनके ड्रेस में कई प्रकार की रस्सियाँ लगी होती हैं, कलर वाइज होती हैं, कई प्रकार के वहाँ पे लोगो लगे होते हैं, बैच लगे होते हैं। उनकी कैप किसी की सीधी होती है, किसी की तिरछी होती है। तो ये क्या होंगे, अब जो ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, इन सब अधिकारियों के पैटर्न को एक तरह करने की बात की जा रही है। एक ही रंग की टोपी होगी, रैंक के समान बैज होंगे और एक समान बेल्ट वकल होगा। यानी कि जो बेल्ट का वकल होता है, जो आप देखते हैं, उसको भी एक तरह से करने की बात की जा रही है। एक समान पैटर्न के जूते भी पहने जाएंगे और कंधों पर जो रेजिमेंटल डोरी होती है वो नहीं पहने जाएंगे। अभी ऐसी बात निकल के आ रही है। स्पेशल फोर्सेज जो होती हैं, जैसे अरुणाचल स्काउट्स होती हैं, डोगरा स्काउट्स होते हैं आदि, जैसे शोल्डर्स फ्लैश भी नहीं पहने जाएंगे। यानी कि जो स्पेशल बैच होते हैं, जैसे बहुत सारे रेजिमेंट होते हैं, उनके स्पेशल बैच जो होते हैं उनको नहीं पहना जाएगा। यानी कि एक समान पैटर्न पर आपको दिखाई देंगे सभी विभाग के अधिकारी। किसी विशेष रेजिमेंट या कोर से संबंधित वर्दी का कोई आइटम नहीं होगा। उच्च रैंकों के सभी अधिकारी एक जैसी वर्दी के पैटर्न में एक जैसे कपड़े फॉलो करेंगे। मतलब एक ही रंग का कपड़ा होगा, एक ही तरह का ड्रेस कोड होगा और रस्सियों को अब यूज नहीं किया जाएगा। ऐसी बात इसमें निकल के आ रही है। आगे देखने वाली बात होगी क्या होगा। लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक के सभी अधिकारियों की ये चीज़ें जो वर्तमान स्थिति है, सबके अलग अलग इनके बैचेज अभी थे वर्तमान में, लेकिन इन्हीं चीज़ों को अब एक जैसा करने की बात की जा रही है। अपने रेजिमेंट या कोर संबद्धता के अनुसार ये पोशाक पहनते थे और उपकरण के अतिरिक्त सामान पहनते थे। यानी कि जो अधिकारी होते थे वो अलग अलग तरह के पोशाक पहनते थे। किसी की तिरछी टोपी होती थी या किसी की सीधी टोपी होती, किसी की गोल टोपी होती थी। अब देखेंगे बड़े बड़े अधिकारियों की, तो हर तरह की वर्दी का कलर भी थोड़ा बहुत हल्का गहरा या किसी का बिल्कुल गहरा, इस तरह से देखने को मिलता था। और इनके जो अपने रेजिमेंट होते थे, उनके बैज जो होते थे, जो लोगो होता था, उसका यूज करते थे। तब इन सबको हटाकर एक समान करने की बात की जा रही है।
जैसे काली टोपी की बात करेंगे तो ये बख्तरबंद वाहिनी के अधिकारी जो होते थे वो पहनते थे। गहरे नीले रंग की टोपियों की बात करेंगे तो जो तोपखाना के थे, इंजीनियर थे, सिग्नल थे, वायु रक्षा वाले थे, ईएमई वाले थे, एएससी वाले थे, एओसी, एएमसी और कुछ मामूली कोर अधिकारी होते थे, वो इस तरह के गहरे नीले रंग की टोपियाँ पहना करते थे। मैरून रंग की बात करेंगे तो पैराशूट रेजिमेंट के अधिकारी पहनते थे। ग्रे रंग की टोपियों की बात करेंगे तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अधिकारी पहनते थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो अन्य चीज़ें हैं वो आप जान ही चुके हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो सेरेमोनियल हेडगेयर भी भिन्न है इनके, इन्फेंट्री रेजिमेंट भी इनके भिन्न है, आर्मर्स कॉर्प्स रेजिमेंट और अन्य हथियारों और सेवाओं में रेजिमेंटल बैच के साथ एक पीक कैप भी होता है। गोरखा राइफल्स रेजिमेंट हुआ, कुमाऊं रेजिमेंट हुआ, गढ़वा रेजिमेंट हुआ, नागा रेजिमेंट अधिकारी एक प्रकार की ये स्लाउस टोपी पहनते थे और तराई हाट या गोरखा हाट इसको कहा जाता था। थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की, तो बार बार थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सब मिला जुला के ये किया क्यों जा रहा है, इसके अगर हम कारण की बात करेंगे तो कारण ये होता है कि जैसे होता ना, अपनत्व की भावना होती है। जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, बड़े रैंक का अधिकारी है और उसके सामने कई रेजिमेंट के आर्मी जवान खड़े हैं या सेना या सैनिक खड़े हैं, तो होता क्या था कि उनके जो बैच के लोग होते थे या उनके रेजिमेंट से जुड़े हुए लोग होते थे, उनका ध्यान, उनका फोकस उन पे ज़्यादा जाता था। तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि भेदभाव की बात निकल के आ सकती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा साइकोलॉजिकल भी ये है कि अपनी तरफ लोगों का झुकाव होता है। जैसे कहते हैं ना कि अपने खून की तरफ, जैसे अभी आप विदेश में चले जाएं तो आप के देश का कोई मिल जाए और दूसरे देश का कोई मिल जाए तो आपका सबसे ज़्यादा झुकाव अपने देश के प्रति होगा। तो अपने देश का जो वासी होगा, भले ही आप उत्तर प्रदेश के हों और दूसरा तमिलनाडु का हो, दोनों की भाषा नहीं मेल खाएगी, लेकिन आपका जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिज्म है, वो मेल खा रहा है, तो इससे आप उसकी तरफ झुकाव करेंगे कि मेरे देश का है। तो इसी प्रकार की चीज़ें वहाँ पे निकल के आ रही थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और भेदभाव को मिटाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, बदलाव किए जा रहे हैं। सेना में रेजिमेंटल सेवा कर्नल के पद पर समाप्त हो जाता है और विशेष रेजिमेंट या कोर के साथ संबद्धताएं भी उस रैंक पर समाप्त होनी चाहिए। रेजिमेंटल संकीर्णतावाद को उच्च रैंकों में बढ़ावा न मिले। उच्च पद पर नियुक्ति मिश्रित रेजिमेंटल के सैनिकों को कमांड करना, ये कारण हो सकते हैं। कमांड करने वाले वरिष्ठ अधिकारी एक रेजिमेंटल के बजाय एक तटस्थ वर्दी में हो, ये भी बात हो रही है। मतलब कि वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि जो पद होता है वो एक रेजिमेंटल सेवा कर्नल के बाद समाप्त हो जाना चाहिए, हो जाता है। क्योंकि जब आप रेजिमेंटल सेवा कर्नल के पद से समाप्त हो जाता है, जब आप उच्च अधिकारी बनते हैं, तो आपके लिए सभी रेजिमेंट के सेना के जवान वो आपके लिए एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो उन पर आपको समान दृष्टि करनी होगी, आपको उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात भेदभाव नहीं करना होगा। इन्हीं चीज़ों को लेकर ड्रेस कोड को ही बदल दिया गया है, सारी चीज़ें। तो ड्रेस कोड बदल जाएगा, पद का पैटर्न बदलेगा, तो क्या होगा, इससे एक तरफा झुकाव नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें भविष्य में सेना को मजबूती देने के लिए काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो ऐसा क्या पहली बार किया जा रहा है? अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1980 के दशक के मध्य तक रेजिमेंटल सेवा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक हुआ करता था। कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के समान वर्दी पैटर्न और प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। कर्नल और ब्रिगेडियर द्वारा रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह छोड़ दिया गया था और टोपी के बैज पर अशोक का प्रतीक चिन्ह धारण किया गया था। बैरेट का रंग खाकी हो गया था। 1980 के दशक के मध्य में एक रेजिमेंट की कमान कर्नल के पद पर अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया था। कर्नलों द्वारा रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह पहनना भी शुरू कर दिया गया था, क्योंकि जब 1980 के दशक में ही ये चीज़ें हो गई थी कि जो कर्नल होते थे वो अपने रेजिमेंट के प्रतीक चिन्हों को पहनना शुरू कर दिए थे। यहीं से आपका ये जो समावेशी चीज़ें होती है ये बिखरना शुरू हो गई थी। ब्रिगेडियरों को जनरल ऑफिसर्स की कैप बैज पहनने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश सेना के कर्नल और उसके ऊपर के रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा पहनी जाने वाली जो वर्दी होती है वो स्टाफ वर्दी होती है। रेजिमेंट आइटम को स्टाफ वर्दी के साथ पहनने की अनुमति नहीं होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाएं ब्रिटिश सेना के समान पैटर्न का पालन करती है, जो कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जानकर बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम और डिटेल में चर्चा करें तो जो हमारी भारतीय सेना है ये थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, जल सेना की बात करें, तो हमारी जो सेना है काफ़ी मजबूत सेनाओं में गिनी जाती है। विश्व के कई देशों के बीच में जो
महाशक्तियों के रूप में है। तो हमारा देश जो है एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, एक विकासशील देश है। विकासशील का मतलब कि हम विकास के पथ पर आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों में ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी कुछ अपने पैटर्न्स को फॉलो करने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीओके जैसे मामले भारत बार बार उठाते रहता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एक युद्ध हो सकता है। अगर भारत सरकार पीओके के ऊपर कब्जा करने की बात करेगा तो पाकिस्तान उसका रिएक्ट करेगा, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना भी सामने आएगा। तो एक बड़ा युद्ध आप भविष्य में देख सकते हैं। चाहे राजनीतिक चर्चा हो, चाहे सामाजिक चर्चा हो, अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो कश्मीर जो था, कश्मीर का हमारा जो मुद्दा है वो हमारा ही है। तो पाकिस्तान द्वारा जो कब्जा किया गया था तो उसको छुड़ाने के लिए भारतीय सेना इस समय लगी पड़ी है, सिर्फ उसको सरकार का आदेश का इंतज़ार है। तो भारतीय सेना धीरे धीरे अपने लोगों में इन सारी चीज़ों को लेकर बदलाव कर रहा है कि जो उनके बीच में थोड़ा मनमुटाव हो या भेदभाव हो, जो आंतरिक मामले हैं, उन चीज़ों को एक समान करने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम किसी भी परिस्थिति में हों तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी रेजिमेंट को लेकर अविश्वास ना हो। आप देखते होंगे कि एक रेजिमेंट है उत्तर प्रदेश से, बहुत भारी मांग उठती है, अहिर रेजिमेंट। अहिर जो होते हैं एक ओबीसी में गिनी जाती है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी कास्ट है। आप अगर अहिर की बात करेंगे तो अहिर जाति से ही संबंधित है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, फिर लालू प्रसाद यादव। तो जो यादव होते हैं ये अहिर ही होते हैं, यानी कि अहिर जो होते हैं उन्हें ही यादव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अहिर रेजिमेंट की मांग करते हैं। अहिर जो होते हैं, अगर हम इनके इतिहास की बात करेंगे तो ये काफ़ी बहादुर और शक्तिशाली लोगों में से माने जाते हैं। इनका आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो यदुवंशी जो वंश चला था, तो बहुत ही ये ताकतवर और बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। और अगर हम बात करेंगे ये अहिर रेजिमेंट की या अहिर या यादव की बात करेंगे तो इनका योगदान अगर भारतीय सेना में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा योगदान है इसका। अगर उत्तर प्रदेश बिहार से हम लें तो इनके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये आर्मी के प्रति इनका झुकाव होता है। और इनके बच्चे जो होते हैं काफ़ी हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं, तो और इनके अंदर सेना में जाने का जज्बा भी होता है। और आप जब भी देखेंगे किसी भी प्रकार का हादसा होता है या शहीद होते हैं हमारे सैनिक, तो उनमें से एक या दो आपको यादव नाम से, यादव सरनेम से आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो इससे आपको एहसास हो जाना चाहिए कि अहिर रेजिमेंट की मांग कहीं बुरी नहीं है। तो अगर जैसे राजपूत रेजिमेंट है या अन्य रेजिमेंट है, इन चीज़ों को जानना चाहिए। अगर हम बात करेंगे जैसे राजपूत रेजिमेंट है तो क्या इसमें केवल राजपूत ही होते हैं? तो मेरी जो सामान्य जानकारी निकल के आती है तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता। रेजिमेंट का नाम राजपूत रेजिमेंट होता है, उसमें केवल राजपूत नहीं होते होंगे। जो एक तरह के उसका मानक बना होता होगा, उस मानक को फॉलो करने वाला जो भी कैंडिडेट होता होगा उसको उस रेजिमेंट में डाला जाता होगा, वो किसी भी जाति धर्म लिंग से वो संबंधित हो। तो ये सिर्फ बटालियंस के नाम है, क्योंकि ये बटालियन जो होते थे ये पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं, तो उन्हीं को पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ वर्षों में ये जो जातपूत या अन्य रेजिमेंट के नाम से चीज़ें हैं, इन पर भी चर्चा होंगी और भारतीय सेना इन पर भी कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेकर एक जिस प्रकार से वर्दियों का हमारा समान संहिता की तरह समान चीज़ें करने की बात कर रहा है, उसी तरह सभी सेनाओं को, सभी रेजिमेंट को एक कोड दे सकता है, ABC जैसे चीज़ें दे सके तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो होता है ना, एक तरह का जातीय वैमनस्य भी इससे पनप सकता है या विचारधारा बन सकती है। तो ये चीज़ें हमारी भारतीय सेना के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी अगर जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाने के बजाय योग्यता के आधार पर रेजिमेंट हो। खैर, सिर्फ वो, मुझे जहाँ तक जानकारी है, सिर्फ नाम ही होता है। जैसे राजपूत रेजिमेंट हुआ या गोरखा की बात करें तो गोरखा का मानदंड ही अलग होता है। ठीक है, असम राइफल्स हुआ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सबकी अलग होती हैं। तो सब मिला जुला के अगर अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है तो ये कहीं बुरी नहीं है। अगर अहिर रेजिमेंट बनता है तो जो अहिर जाति से बिलोंग करते हैं ये लोग उसमें जाएंगे तो इनका मनोबल अलग लेवल का होगा, और जब ये किसी बॉर्डर पे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और पहले भी अहिर जाति से संबंधित लोगों ने भारतीय सेना को काफ़ी अहम योगदान इन्होंने दिया है। और बात की जाए तो कई युद्धों में भी इनका अहम योगदान रहा है। तो खैर, अहिर रेजिमेंट की हमने बात कर ली, क्योंकि
ये काफ़ी चर्चा होता था, तो इसी वीडियो में मैंने इसको भी चर्चा में ले लिया। और समर्थन की बात की जाए तो हर कोई समर्थन करेगा अगर कोई भारतीय सेना में जाना चाहेगा, चाहे वो किसी रेजिमेंट के थ्रू जाए या सामान्य प्रक्रिया से जाना चाहिए। उम्मीद है जो भारतीय सेना की यूनिफॉर्म को लेकर जो इनका फैसला आया हुआ है, एक अच्छा फैसला है कि सभी अधिकारियों में एक समान होगा और इनके जो दृष्टि होगी अपने सेना के प्रति, अपने कैंडिडेट्स के प्रति, तो अब समान रूप से आएगा। किसी भी प्रकार का पक्षपात इसमें देखने को नहीं मिल सकता है। तो फिर चलिए, फिर अगले टॉपिक पर कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के डिटेल्ड करंट न्यूज़ एनालिसिस के लिए और भी हमारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे आयोजित या प्रायोजित कार्यक्रम हैं, उनका आप लाभ उठा सकते हैं मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल पर या मोहन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।